सबसे पहले मॉड्यूल से हम लोग प्रारंभ करते हैं, जो कि हमारा मॉड्यूल जीपीएफ से एडवांस के संबंध में है। पहला पेज होम पेज दिख रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। HRMS लॉगिन, यहाँ से हम लोग जो है क्लिक करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके और कैप्चा डाल करके प्रोसीड कर देते हैं। तो हमारी ये इस तरह की हमारे सामने होम स्क्रीन खुलती है। इससे सभी लोग परिचित हैं पहले से ही। अब क्योंकि हम लोग जीपीएफ से अग्रिम आहरण का आवेदन कैसे करना है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहले ऊपर जो लाइन से टैब्स दिए हुए हैं, जिसमें जनरल, लीव मॉड्यूल, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, एसीआर, इसी में जनरल मॉड्यूल पे जाएंगे। जनरल मॉड्यूल में सब क्या आप देखेंगे, एक टैब है ये ऑनलाइन रिक्वेस्ट का। ऑनलाइन रिक्वेस्ट में जब जाएंगे तो इसके जो सब टैब्स में आएगा आपका जीपीएफ दिखेगा। जीपीएफ पर जब जाएंगे तो आपके लिए ये दिखेगा अप्लाई जीपीएफ का ऑप्शन। अप्लाई जीपीएफ वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन हमारी इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन उन्हीं के संबंध में खुलेगा जो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि जीपीएफ से आच्छादित हैं, एनपीएस से आच्छादित या जो है जीपीएफ से ना आच्छादित, ऐसे लोगों का इसमें नहीं खुलेगा। अर्थात केवल जीपीएफ जिनका नंबर पड़ा हुआ है, जिनके बारे में मानव संपदा पोर्टल पर एंट्री है कि वो जीपीएफ से आच्छादित है, उन्हीं के संबंध में आगे का पेज खुलेगा। तो पहला ही होम पेज खुलने से पहले ही आपको एक पॉपअप में मैसेज दिखेगा, आपके भविष्य निधि खाता में पर्याप्त धनराशि नहीं है, कृपया आप आवेदन न करें। ये आगे के लिए 1-2 महीने बाद के लिए ये लगा हुआ है। आप इसको ओके कर भी देंगे तो भी आगे बढ़ जाएंगे अभी, क्योंकि अभी आपके खाते में कितना बैलेंस है मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। उसे अपडेट कराए जाने की पैरेलल ही हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। इसके संबंध में ब्रीफ में हम लोग जो है देखेंगे कैसे करा रहे हैं। फिलहाल तो अभी आवेदन कैसे करेंगे इसमें वो अगर लिखा भी ऐसा मैसेज आ रहा है तो उसे जो है इग्नोर करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। ओके करेंगे, नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे हम। नेक्स्ट स्क्रीन आवेदक की कुछ इस प्रकार से खुलेगी। जितने ये ऑरेंज कलर के एंट्रीज दिख रही हैं, ये सभी एंट्री प्री फिल्ड होंगी, आपको अंकित करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर वो फील्ड लिए गए जिनको कि जीपीएफ के आवेदन में या उनके जो है किस प्रकार का आवेदन कर रहे हैं उसको डिसाइड करने में आवश्यक होंगी। यहाँ पर आप सर्विस स्टार्ट डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आवेदक की, उनका नाम, पदनाम, कौन से कार्यालय में है और कौन से विद्यालय में है, बीओ ऑफिस और उनका पोस्टिंग ऑफिस अर्थात स्कूल। इतनी फील्ड्स तो प्री फिल्ड आ जाएंगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि आप किस प्रकार का जीपीएफ से आहरण चाह रहे हैं एडवांस। 2 तरीके का होता है, एक तो परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट मतलब जो वापस नहीं करना लेने के बाद, और टेम्परेरी मतलब जिसे किस्तें बना दे देंगे वापस भी करना है। अभी हम जिसको परमानेंट टाइप में देख रहे हैं। दूसरा हमने जो है फिर पूछता है कि जो है किस उद्देश्य से आहरण किया जाना है। आहरण के उद्देश्यों में इसमें ड्रॉप डाउन में जुड़े हुए हैं होम कंस्ट्रक्शन या रिपेमेंट ऑफ होम लोन। दूसरा है हायर एजुकेशन, उनके बच्चों के लिए या उनके बच्चों की शादी के लिए तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है पारिवारिक सदस्यों के इलाज के लिए। इसमें जिस भी उद्देश्य से अग्रिम की आवश्यकता है वो उचित कारण का चयन करेंगे। ध्यान देंगे कि कौन से संलग्नक लगाने हैं वो प्री डिफाइंड है। नीचे यहाँ घोषणा का जो पहला वाला बिंदु है, यहाँ पर अभी आगे दिखाएंगे तो दिखेगा कि जो यहाँ किस लिए ले रहे हैं, तो क्या क्या मैंने लगा दिया वहां देख लेंगे आप। डिक्लेरेशन वाले में से वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पहले से निश्चित कर दिया गया कौन से प्रकार के आहरण के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। जैसे कि अभी हम लोग जो प्रोसीड कर रहे हैं होम कंस्ट्रक्शन या होम लोन के रिपेमेंट, इस उद्देश्य से एडवांस की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद पूछेगा ये कौन से कार्यालय को आपका आवेदन जाए। तो वो प्री डिफाइंड है आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिस अर्थात आपका बीओ कार्यालय। उसको चुनते ही बीओ कार्यालय में किसी के पास जाएगा, ये नीचे डिटेल दिखने लगेगी। जैसे ये जो है लखनऊ जनपद के एक ब्लॉक का बीओ चिन्हाट का है, तो यहाँ पे किसके पास जाएगा ये भी दिख रहा है नीचे। आपको बता दें कि अब जो आवेदन होंगे
पहले से ऑफिस एडमिन आईडी से वहां पर डिफाइन कर रखेंगे कि किसके पास जाएगा। सीधे खंड शिक्षा अधिकारी को ना जा करके वहां के उनके पटल सहायक को जाएगा, पटल सहायक उसको जो है देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग मॉड्यूल में किसी में जो है पटल सहायक को जाते हुए बीओ के पास जाएगा, और कुछ में जो है सीधा बीओ साहब के पास जाएगा। तो वो डिफाइन करेंगे तभी दिखेगा, अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा ही नहीं। और आपका आवेदन जब तक L1 L2 डिसाइड नहीं होंगे, आपको एक मैसेज जीपी पॉपअप में दिखेगा कि आपके यहाँ के जो है L1 अथवा L2 जो है डिसाइड नहीं है, तो आपको कार्यालय में संपर्क करके पहले डिसाइड कराना होगा। वन टाइम एक्टिविटी है वो, ऐसा नहीं कि एक एक कैंडिडेट को जा जाके डिसाइड कराना है। हर एक मॉड्यूल के लिए एक बार जो है बीओ ऑफिस से और बीएसए ऑफिस से, और जहां रोल है एओ ऑफिस का, वहां से एक बार L1 L2 डिसाइड किए जाने हैं। तो डिसाइड कर देंगे, जैसे इसमें जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है, इसमें डिसाइड किया हुआ है, तो दिखने लगा कि यहाँ से बीओ ऑफिस के L1 जो है ये लोकपाल जी, इनके पास जाएगा आवेदन। फिर क्या है नेक्स्ट, उसमें आप आवेदित धनराशि भर देंगे, कितने रुपए का एडवांस मांग रहे हैं। तत्पश्चात देखिए जो होम कंस्ट्रक्शन का चुना था, तो हमारे पास क्या क्या अपलोड करने, तीन ये जो एरो दिख रहे हैं, तीनों तरीके के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी। एक तो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज चूज फाइल करेंगे, पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट पूछता है उसका मैप, नक्शा नकल, तो मैप यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ से अपलोड कर देंगे दूसरी पीडीएफ। तीसरी पीडीएफ एस्टीमेट जो बनवाया होगा, लागत कितनी लगेगी आपके गृह निर्माण में, उसके जो है पीडीएफ यहाँ पर से आप अपलोड कर देंगे। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की। ऐसे ही यदि हम दूसरे कारणों पे जाएं, जहां हमने कारण पूछा था हायर एजुकेशन ऑफ सन डॉटर, तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि जो है उसका प्रवेश पत्र, एडमिशन के लिए जो है परीक्षा दी है, या एडमिशन के लिए जो है आपको इनवाइट किया जा चुका है, ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। शादी के लिए उनके शादी का कार्ड, इलाज के लिए डॉक्टर के पर्चे जिसमें नाम दिख रहा होगा। और यहाँ पर से ये तो आपका आवेदन का लॉगिन है, इसलिए नहीं। और फैमिली मेंबर हैं अथवा नहीं, इसके लिए जो है बीओ और ऊपर के स्तर पर हम लोगों ने लगाया हुआ यहीं पे टिप्पणी से ऊपर, यहाँ पर फैमिली डिटेल कर्मी के पारिवारिक सदस्यों का विवरण देखेंगे, यहीं से वो देख सकेंगे कि आपने जिनके नाम पे जो है बताया कि इनकी शादी है या इनकी शिक्षा है या इनका इलाज कराना है, वो आपकी फैमिली से जो है कंसर्न है अथवा नहीं, यहीं पर से डिटेल देख ली जाएगी। तो देख लीजिएगा कि जो है आपके फैमिली मेंबर्स की डिटेल जो मानव संपदा पोर्टल पर है वो सही हो, उनका नाम, आपसे संबंध और उनकी जन्मतिथि। यहीं पर और भी बताना है कि यही जो फैमिली डिटेल जहां पे चढ़ी होती है, अगर किसी के जो है मृतक आश्रित नियुक्ति का प्रकरण होता है कि किसी को आवेदन करना है, तो यहीं से नाम उठते हैं। तो कई सारे प्रकरण ऐसे आते रहते हैं कि नहीं नाम की स्पेलिंग गलत है, सरनेम ये नहीं ये है, और जन्मतिथि ये नहीं ये है। तो छोटी छोटी गलतियों पर भी जो आवेदन, क्योंकि उसी माध्यम से वही नाम उठेगा, नाम जन्मतिथि, और आवेदन हो जाएगा, तो नियुक्ति पत्र में सेम स्पेलिंग और डेट ऑफ बर्थ लिख के आएगी, जो कि जो है सेवा काल में पूरे में चलेगी। तो गलत को जो है लेके कहाँ तक चलेंगे, तो त्रुटिपूर्ण होगा। और जो है वैसे संशोधन के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो जो है हमारे रहते हुए तो करा लेंगे, ज्यादा अच्छा है। इसलिए फैमिली डिटेल में तो सभी से अनुरोध रहेगा, अपने अपने और अपने फैमिली के मेंबर्स जिनका भी कह रहे हैं, स्पेलिंग बिल्कुल सरनेम सही, जितना जो कुछ लिखना है, जो ऑन डॉक्यूमेंट्स है, ऑन पेपर है, उतनी स्पेलिंग सही लिखी हो, और उनसे रिलेशनशिप सही लिखी हो, साथ ही में उनकी डेट ऑफ बर्थ, वो भी डेट मंथ और ईयर बिल्कुल करेक्ट हो। खैर अभी इस पे आते हैं जीपीएफ एडवांस पे, तो फैमिली मेंबर्स की डिटेल भी वहां देखी जा सकेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है देखा कि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होम कंस्ट्रक्शन से जो है संबंधित लिख के, और हम ये लिखा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, अर्थात आपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड किए थे उसकी बात कर रहे हैं कि वो अपलोड हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे जो है इसमें हायर एजुकेशन का चुना हुआ, पीछे जो है शेडेड में दिख रहा होगा, और नीचे दिख रहा निकासी हुए, तो मैं जो है आवश्यक अभिलेख पत्र, प्रवेश पत्र को संलग्न कर रहा हूं। यहाँ देखिए जो है कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करना है लिखा हुआ नीचे, ऐसे सब में लिखा हुआ आएगा। तो फिर रिमार्क में आपने जो संलग्नक लिखा, इतने बिंदुओं पर जो लिख गया, उसके अतिरिक्त यदि आपको लगता है कि कुछ मुझे कहना था, मेरी बात छूट गई, ठीक है, यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है, ये सारे मॉड्यूल्स इसलिए लागू किए जा रहे हैं कि सारे काम कॉन्टैक्ट लेस हों और पारदर्शिता बनी रहे।
तो अतिरिक्त कुछ बात आपको कार्यालय में जाके समझाने की या उनको समझने की आवश्यकता न रह जाए, इसलिए यहाँ पर जो ऊपर जो डिटेल दे पाए हैं या संलग्नक अपलोड किया है, उसके बाद भी कुछ लगता है कहना रह गया, उसके लिए टिप्पणी में आप कुछ भी अपनी जानकारी उसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो है आपका डिक्लेरेशन में है 2 जगह चेक बॉक्स बना, वहां करना है कि जो एडवांस जिस राशि के लिए मांग रहे हैं उसके संलग्नक जो निर्धारित है संलग्न कर रहे हैं। और दूसरा ये नीचे डिक्लेरेशन है कि यहाँ जो सूचना दे रहे हैं वो सही है, कोई भी जो डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। साथ ही जिस पर्पज के लिए एडवांस लिया जा रहा है उसी पे यूज करेंगे। फिर आप जो है नीचे मैं उपरोक्त घोषणा के सभी बिंदुओं से सहमत हूं, इस वाले चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो है आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपका दिखने लगेगा मैसेज, आपका विश्वविद्यालय आवेदन सुरक्षित किया जा चुका है। उपरोक्त आवेदन का विवरण नीचे सारणी में देखें। यहां पर यह भी बताना है कि ये सारे मॉड्यूल्स में जो एप्लीकेंट के या जो है लाभार्थी के लेवल पे अलग अलग एक्शन जो होगा, जो लाभार्थी ने खुद किया उस एक्शन को छोड़कर अन्य स्तर से जो भी एक्शन होंगे उसके संबंध में हम लोगों ने एसएमएस भी इंटीग्रेट कराए हैं। अलग अलग एक्शन पे अलग अलग कार्रवाई के लेवल पे, चाहे बीओ स्तर से कुछ कार्रवाई हो जाएगी आपके प्रकरण में, अथवा बीएसए साहब के स्तर से, अथवा एओ साहब के स्तर से, या जो भी है। तो अलग अलग लेवल पे हम लोगों ने जो है एसएमएस भी इंटीग्रेट कराए हैं, जो कि वहां पर आपको अन्य लेवल से उसके निस्तारण पर आएंगे, जिससे आप अपने उसके प्रकरण की प्रगति से अवगत रहेंगे। आपने ओके किया तो नीचे आपके जो है आवेदन की डिटेल दिखने लगी। जिस भी तरीके के आपने जो है जीपीएफ के लिए आवेदन किया वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये तो विंडो दिख रही है, साथ में जो संलग्नक किए वो भी दिख रहे हैं। अब यदि आपको कहीं लगता है कि बिना, जब तक किसी उच्च स्तर से मतलब आपके अतिरिक्त आगे के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके प्रकरण पे, तब तक आपके सम्मुख ये जो है स्वतंत्रता है कि आप इस प्रकरण को, या तो आपको लगता नहीं 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 तो जो है हमें एडवांस की आवश्यकता ही नहीं बची, या आपको लगता है गलत डॉक्यूमेंट लिख दिया या कम ज्यादा मांगना था, कुछ और जो भी है, जिस भी कारण से आपको लगता हो कि आवेदन नहीं करके दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता है, तो आप जो है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है नीचे जो डस्टबिन टाइप का बना हुआ है, उसको जो है क्लिक करेंगे तो एक बार मैसेज आएगा कि आर यू श्योर, ओके कर देंगे तो ये प्रकरण डिलीट हो जाएगा, आप दोबारा आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पर आपको स्टेटस में दिखता रहेगा, पहला वाला प्रकरण जैसे फॉरवर्डेड, एक लेवल से फॉरवर्ड हो चुका, किनके पास पेंडिंग है मतलब बीओ ने फॉरवर्ड कर दिया है। नीचे वाले में पेंडिंग दिख रहा है, पेंडिंग किनके पास, बीओ के L1 के पास, अर्थात उनके पटल सहायक के पास। इस प्रकार से आप वहां स्टेटस भी देखते रहेंगे। और जब ये एडवांस स्वीकृत हो जाएगा तो यहाँ डिलीट बटन के नीचे यहाँ पर जो ऐसे ही पीडीएफ डाउनलोड करने का साइन दिखने लगेगा, मेन जो आइकन दिखने लगेगा, उस पर क्लिक करके आप स्वीकृति आदेश भी प्रिंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से इतनी सी बात थी कि हम जो है जीपीएफ के लिए एडवांस मांगेंगे तो आवेदन कैसे करेंगे। ये हमारा जीपीएफ एडवांस की बात हो गई। इसी क्रम में जो हम लोग बात कर रहे थे कि जीपी शुरू में मैसेज जो दिख रहा था आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं, आवेदन न करें, उसके लिए हम लोग ये प्रक्रिया चला रहे हैं। ये पत्र आज ही निर्गत डिस्पैच हुआ है। पीछे से हम लोगों ने जो है वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय लोगों सभी लोगों को अलग अलग पत्र दे करके 28 अप्रैल हम लोगों ने 3 फरवरी 23 से इसकी तैयारी कराई थी, अपना आगणन तैयार कर लें कि जो शीघ्र ही मानव संपदा पोर्टल पर बैलेंस भरा जाना है उसके लिए तैयारी कर लें। निश्चित रूप से इन लोगों ने तैयारी कर ली होगी। अब मानव संपदा पोर्टल पर हम लोगों ने उसको अंकित किए जाने का प्रोविजन भी करा दिया है। जब वहां पे अंकित हो जाएगा तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ऑटोमेटिकली फील्ड दिखेगी कि कितने आपके जीपीएफ अकाउंट में बैलेंस है। ये जो है वर्ष में एक बार उनके द्वारा अपडेट किया जाएगा। फिलहाल पिछले मार्च का बैलेंस, पिछले मार्च अर्थात मार्च 24 का बैलेंस और उसकी स्थिति मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर भी प्रोविजन हो चुका, ये निर्देश भी जारी हो चुके जो आपके सामने है। कुछ इस तरीके से उनको जो है डिटेल अंकित करने का ऑप्शन रहेगा। उनकी जो वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय के कार्यालय का ऑफिस एडमिन आईडी है उससे जाएंगे, उसमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट और जीपीएफ पे क्लिक करेंगे तो यह आगे एडिशनल
जो सब टैब खुलेगी, फिल जीपीएफ बैलेंस इन जीपीएफ बुक, इस पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन खुलेगी और इतने बिंदुओं पे डिटेल्स आप हर एक एम्प्लॉय के संबंध में भर सकेंगे। यहाँ फाइनेंशियल ईयर चुनेंगे, किस फाइनेंशियल ईयर के संबंध में भर रहे हैं, फिर एम्प्लॉय लिस्ट यहाँ पर दिखेगी, वहां से एम्प्लॉय का नाम चुनेंगे, फिर उसका जीपीएफ अकाउंट नंबर कितना है, जो भी जनपद और कोड है, उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, मतलब 1 अप्रैल 24 का बैलेंस, 1 अप्रैल 23 का बैलेंस क्या था, फिर वर्ष भर में अंशदान कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ पूरे वर्ष का, फिर उसमें से एडवांस अगर कोई लिया 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 के बीच, वो यहाँ पे भरेंगे, भविष्य निधि से लिया गया लोन, और इस वर्ष जो है अब कितना बचा 31 मार्च 24 को बैलेंस, और यहाँ पर वो कुछ टिप्पणी लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपके लॉगिन पे जहां पर जीपीएफ एडवांस में जहां कॉलम दिख रहा था वहां पर दिखने लगेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी की है कि जीपीएफ से एडवांस लेने की प्रक्रिया सुगम और त्वरित हो सके। अब हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलेंगे, जो कि है हमारा ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल। बहुत सारे शिक्षकों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती रहती है कि उनके द्वारा जो है खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे आवेदन दिया गया, अभी तक करेक्शन के लिए नहीं आ पाया, अथवा जो है वहां से जनपदीय कार्यालय पे गया, वहां से नहीं आ पाया, अथवा अन्य अन्य कारणों से उनका संशोधन काफी प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा, और अलग अलग त्रुटियां उनकी सेवा पंजिका में परिलक्षित हो रही हैं। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल लागू किया गया है, जिसमें एम्प्लॉय स्वयं अपनी रिक्वेस्ट को रेज कर सकेंगे, जो भी उनका जो है त्रुटिपूर्ण विवरण है उसके संबंध में, और फिर एक प्रॉपर चैनल से होते हुए आएगा और अपडेट हो जाएगा। अब कहीं जो है 2 महीने 4 महीने और साल भर रखा नहीं रहेगा, अथवा जो है पिक एंड चूज का ऑप्शन नहीं रहेगा कि कोई जो है किसी के साथ भेदभाव करे। ये पेज है होम पेज, मानव संपदा पे लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज दिखेगा। ये आप देख रहे हैं ऊपर के ही टैब्स में, जहां जनरल और लीव मॉड्यूल था उसी में सर्विस बुक से पहले एक टैब एडिशनल जोड़ा गया है, ई सर्विस बुक करेक्शन। उस टैब पे क्लिक करेंगे तो 3 तरीके के ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक तो रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन, आप अपनी जो है क्यू जनरेट कर सकेंगे, अपनी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरे क्यू से जो है आप स्टेटस देख सकेंगे उसका। व्यू पेंडिंग लिस्ट तो उनके लिए जिनको इसका निस्तारण करना है। तो आपके लिए ऊपर के 2 बटन्स का यूज रहेगा। तो पहले रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सब सामने आएगा, ये एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूर्ण सावधानी से लिख देना है कि मानव संपदा पे मेरा गलत विवरण ये है, सही विवरण ये है। यदि एक से अधिक चेंजेस हैं, एक से अधिक जगह पर चेंज चाहते हैं, तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये। गलत विवरण, सही विवरण, गलत विवरण, सही विवरण, ऐसे करके उसको इस बॉक्स में बहुत सारा जो है लिखने का स्पेस दिया गया है। आप आसानी से इसमें लिख सकेंगे। ये आपके ऊपर है, आप हिंदी में लिखेंगे अथवा इंग्लिश में लिखेंगे, दोनों ही भाषाओं में टाइप करने का वहां पर ऑप्शन है। अब जब आपने सावधानी से लिख लिया कि क्या करेक्शन चाहते थे, जैसे जो है इसमें जो आपको उदाहरण स्वरूप दिखाया गया, उन्होंने तो एक पॉइंट पे इनका जो है डेट ऑफ बर्थ, और जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो है इनका डेट ऑफ बर्थ और जो है रिटायरमेंट डेट करेक्शन करानी थी, तो उन्होंने बता दिया हमारा ये गलत है, तो ये लिख दिया जाए। ऐसे ही आपका जो इशू होगा, चाहे रनिंग लैंग्वेज में लिखें या जो है आप गलत विवरण सही विवरण अगर ज्यादा है तो आप उसको उस तरीके से प्रस्तुत कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस प्रॉपर देंगे जिससे डिफ्रेंशिएट हो सके। फिर क्या रहेगा कि इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। फाइल तो पीडीएफ ही अपलोड होगी, लेकिन उस पीडीएफ में 3 बिंदुओं पर आपके साक्ष्य जरूर जो है उपलब्ध रहें। पहला तो जो ई सर्विस बुक आपने मानव संपदा पोर्टल से डाउनलोड की हुई है, उसमें जहां पर त्रुटि आपको दिखी है उस पर मार्क किया हो, उसका स्क्रीनशॉट हो।
एक तो ये पेज हो गया पीडीएफ का। दूसरा अभी आपको हम दिखाएंगे, जैसे ये है, इस प्रकार से पीडीएफ ग्रुपों में शेयर की जा रही, 2-3 दिन में आप तक पहुंच ही जाएगी। आप सेवा पुस्तिका के किस सेक्शन में परिवर्तन चाहते हैं? सेवा पुस्तिका के जिस सेक्शन में आप चेंज चाहते हैं, वो आप, ये सारे सेक्शंस की डिटेल यहां पर दे दी गई है। आप रिलीवेंट सेक्शन को जो है चूज करेंगे, उसका प्रिंट ले लेंगे, उसमें अपनी डिटेल भर देंगे। इसमें भी सेम कॉलम है, आपको बताया गया क्या पॉइंट है करेक्शन का, मानव संपदा पे क्या गलत लिखा है और क्या सही लिखा जाना है। ऐसे ही आपको वहां पर भी लिखे जाने कहा गया था। फिलहाल आपको जिस भी सेक्शन में करेक्शन चाहिए, इसमें डिटेल्स लिखी हुई है सारी, उस वाले पेज का भी जो है प्रिंट आउट पे उस पर भी डिटेल भर के एक पेज इसका होगा। चाहे सेक्शन ए हो गया आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बी हो गया एड्रेस इन्फॉर्मेशन का, सी हो गया एम्प्लॉय की इनिशियल ज्वाइनिंग, मतलब पहली बार जब ज्वाइन किया था। नेक्स्ट डी हो गया एम्प्लॉय के एजुकेशन डिटेल्स का। ई में हो गया एम्प्लॉय की फैमिली इन्फॉर्मेशन, जो भी बात कर रहे थे हम लोग। एफ में हो गया एम्प्लॉय के ट्रेनिंग की डिटेल। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय के लोन डिटेल। फिर एच में आ गया उसका एम्प्लॉय की सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री के कई पेज हो सकते हैं, जितने आपके संबंध में नौकरी में जो भी कुछ हुआ, ज्वाइनिंग, इनिशियल ज्वाइनिंग से लेकर के और रिटायरमेंट तक की, चाहे आपको कोई दंड मिला हो, आपको इनाम मिला हो, आपको एसीपी मिली, आपको चयन वेतन मिला, आपको प्रमोशन मिला, ये सारे एंट्रीज में आती है। सर्विस हिस्ट्री के कई सारे पॉइंट्स हैं, तो सर्विस हिस्ट्री में कोई गलत डिटेल है तो यहाँ पे सारे लिखे हुए पॉइंट्स इस वाले पेज को लेके चलेंगे। फिर प्रीवियस पोस्टिंग हिस्ट्री, पीछे के जो है आपके कार्यरत कार्यालयों के बारे में कोई गलत डिटेल है तो सेक्शन जी को भरेंगे, उसमें ज्वाइनिंग रिलीविंग की डिटेल्स हैं। नेक्स्ट है आपका जो है लीव डिटेल इन्फो में कोई करेक्शन है तो ये है सेक्शन आई। फिर सेक्शन एल में आपके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के संबंध में कोई गलत एंट्री चढ़ी हुई है, कुछ गलत डिटेल चढ़ी हुई है। सेक्शन जे आपका नॉमिनेशन डिटेल है, जो नामनी बनाते हैं हम अपने फैमिली मेंबर्स को, उसकी डिटेल है। फिर सेक्शन के है कोई आपको अवार्ड मिले हों। नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में कोई चेंज करना है एंट्री में। ये सारी चीजें हैं। ऐसे जिस जिस भी सेक्शन में चेंज आप चाहते हैं, उस सेक्शन का नाम भी ऊपर वाले इस वाले जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, हमारे कमेंट बॉक्स में आपका लिखा रहना चाहिए। यहाँ पर ये सेक्शन इसमें चेंज चाहते हैं, या जो सेक्शन ए में गलत विवरण ये सही विवरण है, सेक्शन बी गलत विवरण ये सही विवरण है, ऐसे करते आप करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कौन 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। एक तो सर्विस बुक का वो हिस्सा मार्क किया हुआ, ई सर्विस बुक का मानव संपदा डाउनलोड की हुई, जहां पर गलत डिटेल लिखी हुई है। फिर आप ये फॉर्मेट जिस सेक्शन के संबंध में चेंज चाहते हैं वो भरा हुआ साफ सुथरा। नेक्स्ट जो है इसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, जो आप कह रहे हो हमारी जन्म तिथि गलत है तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगाइए। आप कह रहे हैं हमारी ये रिलीविंग गलत है, इस डेट में हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग का जो है प्रमाणित प्रति अपलोड करिए। तो कुल मिला के जो 3 तरीके के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो एक से लेकर कितने भी पेज हो सकते हैं, परंतु वो पीडीएफ एक ही होगी। वो पीडीएफ एक ही होगी, एक ही पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन है। तो तीनों तरीके के डॉक्यूमेंट, तीनों तरीके के पन्नों को, पृष्ठों को आप जो है पेजेस को मर्ज करके पीडीएफ एक ही बनाएंगे, उसको अपलोड कर देंगे, यहाँ से अपलोड करके सबमिट कर देंगे। इसके साथ में ये भी बताएंगे कि इसकी जो एक्सेल सीट भी भेजेंगे आपको। अच्छा होगा एक्सेल सीट में टाइप करके जो लोग कर सकते हैं उसका पीडीएफ बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, साफ सुथरा दिखेगा, कोई पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, उतनी अच्छा करेक्शन भी होगा। हालांकि जो है जब ये क्यू बीईओ ऑफिस से फॉरवर्ड की जाएगी आगे के लिए, तो उन्हें निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर जो उनके पास अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, तो आपका तो अपलोड किया डॉक्यूमेंट रहेगा ही। बीईओ ऑफिस के लिए ये निर्देश दिया गया कि वो यहाँ पर एक्सेल सीट में डाटा को अपलोड करेंगे, जिससे आपका सही विवरण आ सकेगा। लेकिन आप खुद ही अगर जो है टाइप्ड डेटा को पीडीएफ में बना के, मतलब उसका प्रिंट नहीं निकाल के टाइप्ड डेटा का ही पीडीएफ बनाएंगे, तो कम मेमोरी में रहता है और उसकी विजिबिलिटी अच्छी रहती है, तो जो है काम करने वाले को आसानी रहेगी। खैर, अब आपकी रिक्वेस्ट जो है पूरी हो गई, सबमिट करते ही अगले लेवल पे चली जाएगी। आपको जो है
रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलेगा, उसको आपको नोट कर लेना फ्यूचर के लिए, क्योंकि कहीं और दिखेगा नहीं। फिर आप जो है अपने जो जो आपने जो है ये रेज की थी, या अप्लाई किया था आपने कि हमारा करेक्शन कर दिया जाए, उसका स्टेटस देखने के लिए वहीं होम पेज पर ई सर्विस बुक करेक्शन में सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू स्टेटस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कैसे देखना है उसको, आईडी नंबर डाल के या मंथ ईयर डाल, या तो आपको मंथ याद हो तो वो दिखे, ठीक है, या आईडी डालें। इसलिए आईडी नोट करना जरूरी था। अब आईडी नंबर उनकी 5 थी, यहाँ पे 5 डाल के सबमिट किया। आईडी नंबर 5 डाल के सबमिट किया, नेक्स्ट करते ही ये अभी जो उन्होंने जो है ई सर्विस बुक करेक्शन का जो उन्होंने डाला था, इसके पास पेंडिंग है, अभी यही पेंडिंग है फर्स्ट लेवल पे, और दिखा भी रहा है पेंडिंग। जब ये जो है डिस्पोज हो जाएगी तो डिस्पोज स्टेटस दिखने लगेगा, और आप अपने मानव संपदा पर लॉगिन करके ई सेवा पंजिका डाउनलोड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका करेक्शन उसमें हुआ मिलेगा। यहीं पर बताना है कि अलग अलग लेवल पे आपको बताया था ना एसएमएस आते रहेंगे, तो बहुत जरूरी है कि आपका जो है मोबाइल नंबर मानव संपदा पोर्टल पर लेटेस्ट और एकदम सही हो। सही होगा तभी मैसेज प्राप्त होगा, नहीं नहीं प्राप्त होगा। और मानव संपदा पोर्टल पर अपना जो है मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑप्शन एम्प्लॉय के पास खुद के पास रहता है, कोई भी एम्प्लॉय उसको स्वयं ही अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए किसी का चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है कि कोई कर नहीं रहा है। ये देखिए, जनरल ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन पे जो दिख रहा अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों ही अपडेट करने का ऑप्शन रहता है, हर एम्प्लॉय के पास है, वही दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप बीओ ऑफिस जाएंगे यहां तक भेजेंगे करेक्ट कराएंगे तभी होगा। साथ ही किसी पर्पज के लिए यह भी अनिवार्यता महसूस की गई है कि सबके मोबाइल नंबर यूनिक हो। यूनिक से तात्पर्य ऐसा नहीं भाई बहन पत्नी है तो एक ही मोबाइल नंबर डाल रखा है, या एक स्कूल में जो है एक से अधिक एक टीचर को लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो एक से अधिक टीचर्स के उस पर एक ही का मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है। आपका विश्वसनीयता कहाँ किस पे है ये आपका विषय है, लेकिन मोबाइल नंबर हर एक आईडी पर पृथक पृथक पड़ा होना चाहिए। कोई भी मोबाइल नंबर की डुप्लीकेसी से जो है आपको कभी जो है दिक्कत आ सकती है सेवाओं के उपयोग में। इसलिए आपसे अनुरोध रहेगा कि अपना मोबाइल नंबर यूनिक कर लें, मतलब वो आपका अगर केस है आपको पता है कि हमारा नंबर जो है उस वाले में पड़ा उस वाले में पड़ा, तो एक में जो है चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लोग, आ गए थे यहाँ पे स्टेटस देखने पे। दूसरे तरीके से स्टेटस देखने के लिए सर्च विद मंथ एंड ईयर, तो मंथ चुना, ईयर चुना, सबमिट करेंगे तो भी वही क्यू खुल के आ जाएगी, क्या स्टेटस है। जिनकी जो है डिस्पोज हो चुकी डिस्पोज दिख रहा, और जो इन्होंने मांगा था करेक्शन वो अपना जो है अपने मानव संपदा की सर्विस बुक डाउनलोड करके उसमें चेक कर सकते हैं कि हो गया अथवा नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आवेदन करते समय आपको दोबारा जब आवेदन करेंगे तो यहाँ ये भी पूछा जा रहा है कि प्रीवियस रेफरेंस नंबर इफ एनी, यहाँ पे डाल देंगे तो देखा जा सके कि किसने गलत निस्तारण बताया था कि निस्तारण हो गया। तो ये सुविधा भी यहाँ पर दी गई है, ऐसा नहीं कि कोई गलत निस्तारण डिस्पोज कर दे। तो इतना सारा ये हमारा था आपका ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल। अब हम लोग चलते हैं तीसरे मॉड्यूल की तरफ। हमारा तीसरा मॉड्यूल है एनओसी मॉड्यूल। जैसा कि सबने अभी बताया ही था कि विभिन्न प्रकार के जो एनओसीज लेने के लिए हमको जो है अलग अलग कार्यालय में जाना पड़ता था, हमारा समय खराब होता था। अब वहां जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे स्कूल में बैठे ही आवेदन कर सकेंगे, और अतिरिक्त बचा हुआ समय अपने परिवार को या विद्यालय में अपने जो है छात्रों को दे सकेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अब हम एनओसी के लिए आवेदन कहां से करेंगे, उसके लिए फिर हमने अपना जो है लॉगिन किया। लॉगिन के होम पेज पर ही जनरल ऑप्शन में ऑनलाइन रिक्वेस्ट इस टैब पे क्लिक करेंगे। सब टैब में आपको एनओसी दिखेगा, एनओसी में भी जो आपको केवल एनओसी लिखा हुआ है, ये एनओसी अप्लाइड एनओसी के ऊपर वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप इस पेज को देखेंगे, यहां पर ड्रॉप डाउन में सभी प्रकार के एनओसीज का ऑप्शन बना हुआ है, मतलब चारों जो है ड्रॉप डाउन में यहां क्लिक करते ही खुल जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन है अध्ययन हेतु,
आप अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए आप एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका अध्ययन है। यहाँ पर ऑप्शंस जो पूछ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला तो कोर्स किस टाइप का है, रेगुलर या प्राइवेट। यहाँ पर ड्रॉप डाउन खुलेगा 2 ऑप्शन का। दूसरा, कोर्स का स्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या ऐसे ही, और ड्रॉप डाउन में खुलेंगे कई सारे ऑप्शन, जो उपयुक्त हो उसको उसको जो है चुन लेंगे, या एक अन्य का भी ऑप्शन आएगा। फिर कोर्स का नाम लिखना, जैसे इन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन और एमए करने जा रहे हैं। फिर ये कहना है कितने साल का कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोर्स की ड्यूरेशन जो है वीक में है कि मंथ्स में या वर्षों में, साल में, ईयर में। तो उस रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और उसकी ड्यूरेशन को लिख देंगे, जैसे वीक है 7 वीक, 5 वीक ऐसे। फिर वो कोर्स आप कहाँ करेंगे, इंडिया या अब्रॉड में, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आएगा। जब इंडिया चुना है तो स्टेट्स भी पूछेगा, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट भी पूछेगा। अब्रॉड का चुनेंगे तो कंट्री का नेम पूछेगा और स्टेट वो जो है एड्रेस पूछेगा बस। फिर आप जो है किस संस्था से करेंगे, संस्था का नाम भरना है आपको। उसके बाद अन्य जानकारी अगर इन पॉइंट्स में जो है रह गई है, जो आपको लगता है कि नहीं बताना जरूरी था, तो अन्य जानकारी है तो ये टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर आप लिख सकेंगे। इसके बाद क्योंकि हमने हर स्टडी के लिए चुना हुआ है, तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहले से फिक्स्ड है एकदम। अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं देने किसी को, और कुछ देखना, सेवा पंजिका देखें, मानव संपदा पर सबको उपलब्ध है, चाहे आपके वीओ साहब हो, चाहे आपके बीएसए साहब हो, और चाहे अन्य उच्च स्तर पर। तो आपको अपलोड क्या क्या करना रहेगा, एक तो पाठ्यक्रम जो करने जा रहे हैं उसका जो है साक्ष्य, जिसमें कि जो है ये स्पष्ट रूप से उल्लेख हो, जहां पर जिस पेज पे कि कोर्स प्राइवेट है अथवा रेगुलर। और दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है उसका, कि कब से कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, कौन सी संस्था करा रही, उसके ब्रोशर के 1-2 पेज जो भी होते हैं एडवर्टीजमेंट, ये अपलोड करना है। अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आगे के लेवल पे जिनको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो है आपका आते हैं हम पासपोर्ट निर्गमन है। पासपोर्ट निर्गमन के लिए बहुत ही हम लोगों ने इजी कर दिया, केवल आपको जो है पासपोर्ट किस उद्देश्य से चाहिए, पर्पस लिखना है, और अगर कोई डिटेल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, कोई संलग्न की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतना ही लिखते हुए सबमिट करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे वो जो है चला जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अन्य सेवा में जाने के लिए। अदर सर्विसेज में जाने के लिए भी हमको एनओसी लेनी होती है, उसमें जो हमको भरना है इतने कॉलम चाहिए, बाकी तो सब आगे दिखेंगे। मानव संपदा पे है, मानव संपदा पे आपकी सारी जानकारी है। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अभी जो सर्विस कर रहे हैं वहां पर आपका पे लेवल क्या है, 7वें वेतनमान के अनुसार लिखना, और जहां जाना चाहते हैं उसका लेवल क्या है। अब यहाँ पर ये कंपलसरी फील्ड इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां 7वां वेतनमान लागू ना हो, या पे स्ट्रक्चर ही दूसरे टाइप का हो, इसलिए वो ऑप्शनल फील्ड है। जहां है आपको पता है वो लिख सकते हैं। और असाइनमेंट ड्रॉप डाउन है, लिखने के लिए आप जो है जो समुचित जानकारी है वही लिखेंगे। फिर आपको बताना है कि जो है विज्ञापन कहाँ से निकला। जैसे ये वाला देख रहे हैं, हमने उदाहरण लिया तो पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश से निकला। विज्ञापन की संख्या क्या है, विज्ञापन की डेट क्या है, फिर कौन से विभाग के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस पद का क्या नाम है, और इस विज्ञापन के अंतर्गत अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। फिर यहाँ पर एडवर्टीजमेंट की जो है प्रति अपलोड करनी है, आपको सबमिट कर देना है, आपका आवेदन चला जाएगा। ऐसे चौथा एनओसी है जो हम लोगों को लेने की जरूरत पड़ती है, ज्यादातर जो लिए जाते हैं वो है ये विदेश यात्रा के संबंध में। अब विदेश यात्रा के संबंध में एनओसी के लिए आपका कई सेक्शंस में है जानकारी। पहले पूछेंगे कि जो है यात्रा का उद्देश्य क्या है, यात्रा का विजिटिंग कंट्री कौन से देश को जा रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं पर्पस क्या है विजिट का, तब पर्पस आप बताएंगे जो भी है आपका। फिर जो आपकी यात्रा है वो ऑफिशियल है या पर्सनल है, कई बार जो है डिपार्टमेंट ही भेजता है, ठीक है, तो ऑफिशियल भी हो सकती है, पर्सनल जैसी भी स्थिति लिखेंगे। फिर आप किस प्रकार का अवकाश लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है। ध्यान देना है कि यहाँ पर अवकाश दिया नहीं जा रहा, नया कोई क्लेम हो रहा उसका। जो भी आपको अवकाश मांगना होगा आवेदन पृथक से करना होगा, पृथक से ही उसकी स्वीकृति में भी निर्णय लिया जाएगा। एनओसी का जो है आवेदन अलग है, और आपके अवकाश का जो है आवेदन और उसकी स्वीकृति अलग प्रकरण है। यहाँ पर केवल जानकारी मात्र के लिए पूछा जा रहा है कि कौन सा अवकाश लेके आप जाएंगे या कौन से अवकाश आपके पास हैं से। फिर आप कब से कब तक एब्रॉड विजिट पे रहेंगे, फिर इस विजिट पर आपका कितना खर्चा आने की संभावना है, आईएनआर में लिखना है इसको, भारतीय रुपए में। फिर
आपसे पूछा जा रहा है फंड्स कहां से आएंगे इतने जो आप इस यात्रा पे व्यय करेंगे, सेल्फ फाइनेंस है या स्पॉन्सर्ड है। दोनों ही चीजें यहां पर दो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएंगे। इतना भरने के बाद आपसे नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें पूछ रहे हैं कि क्या पहले कभी जो है विदेश यात्रा जाने पे प्रतिबंध तो नहीं लगा था। नो करेंगे तो कुछ नहीं पूछेगा, यस करेंगे तो आगे पूछेगा कि क्यों लगा था, कारण बताओ। नेक्स्ट पूछता है कि पहले विदेश यात्राएं की हैं क्या। हाँ नहीं भी पूछता है, यदि हाँ कहते हैं तो फिर पूछता है कौन से देश में गए थे, कब से कब तक गए थे, और उसके लिए जो आपने जो है एनओसी लिया था उसका पतनांक और डेट क्या थी। फिर आगे पूछता है अब जो वर्तमान में जो जिसके लिए आप एनओसी चाह रहे हैं इस वाले विजिट में आप वहां का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपको। टेंटेटिव हो सकता है, ये देंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन में है, यहां पर आपको पासपोर्ट नंबर अपना और उसको कब तक की वैलिड है आपका पासपोर्ट, ये डिटेल्स लिखनी है। फिर लास्ट में आता है इसमें संलग्नक एक ही देना है जो कि आपको पासपोर्ट के आपका जो पेज है उसके फर्स्ट एंड लास्ट वो अपलोड करना है। इस पे अपलोड करके सबमिट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट करते ही आप जो है सभी के स्टेटस देख सकेंगे। अप्लाइड एनओसी पे क्लिक करके तो आपको सबके स्टेटस दिखेंगे यहाँ पे। और यदि आपको लगता है कि और की बात, ये डस्टबिन वाला बॉक्स इसीलिए बना है कि आपको लगता है नहीं अब तो मुझे इस एनओसी की जरूरत नहीं है, डिलीट कर दिया, या एनओसी की एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गई, रीअप्लाई करना है तो भी डिलीट कर सकते हैं। या डिलीट का ऑप्शन तब तक एक्टिव रहेगा जब तक कि आपके आवेदन पर नेक्स्ट कोई किसी अन्य ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तब तक कर सकेंगे। यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, जैसे जैसे स्टेटस बदलता जाएगा फॉरवर्डेड अप्रूव्ड तो दिखता जाएगा। और यहाँ से जो आपका रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकेंगे। रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे आप, तो ऐसे आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखेगा, इसमें एनओसी अप्लाई कब किया था और एक सिस्टम जनरेटेड उसकी आईडी भी निकलेगी। यहाँ पर दिख रहा है किस लिए, ये एनओसी पासपोर्ट की थी तो सिंपल पर्पज ही खाली पूछा था और स्टडी दिख रहा। अन्य पर्पज के लिए करेंगे तो जितनी डिटेल भरेंगे वो सारी नीचे यहाँ पर आपको दिखेगी। नेक्स्ट ये है जब आप आवेदन को सबमिट करेंगे, हो सकता है कि जिस कार्यालय के लिए आपने अप्लाई किया था वहां L1 L2 जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अगर जो है डिफाइंड नहीं है तो आवेदन आपका सबमिट नहीं होगा। कुछ इस तरीके से मैसेज आ सकता है कि आपके यहाँ L1 नॉट डिफाइंड इन योर ऑफिस, ठीक है, या L2 नॉट डिफाइंड, ऐसे जो है मैसेज भी आ सकता है। तो ऑफिस में संपर्क करके जैसा कि बताया एक बार करना है एक एक्टिविटी के लिए, न कि हर आदमी के लिए अलग करना है। और उसके लिए भी सारे ऑफिसेज को बता दिया गया है 31 दिसंबर से पूर्व L1 L2 अपना डिसाइड कर लेंगे। उससे पहले अभी आप आवेदन ट्राई करेंगे तो हो सकता है सबमिट ना हो, सबमिट करने के आवेदन करने की आवश्यकता भी अभी नहीं है क्योंकि सारे जो है ये मॉड्यूल्स 1 जनवरी 25 से लागू हो रहे हैं। जब जब जो है डिफाइन नहीं होंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा फॉर्म, डिफाइन होंगे तो सबमिट हो जाएगा। और जब अप्रूव हो जाएगा तो ऐसे जैसे हम पासपोर्ट के लिए मांग रहे थे तो पासपोर्ट के संबंध में सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर इस प्रकार से निकलेगा जिसमें कि जो है पासपोर्ट के संबंध क्यों फोटो और जो है रियल साइन की आवश्यकता होगी, इसलिए जो है आपका वहां से प्रिंट होकर के मिलेगा, वहां आप फोटो उपलब्ध कराएंगे जहां से निर्गत होता है, अर्थात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय कार्यालय में, और साइन करा के वहां से लेंगे। नेक्स्ट वाले में तो ऑर्डर भी सिस्टम जनरेटेड निकलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ अप्रूव हो जाएगा आपको पता चल जाएगा तभी फोटो लेके जाना है वहां पे, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड मॉड्यूल था, सॉरी थर्ड मॉड्यूल एनओसी का। अब अपने चौथे मॉड्यूल पे चलते हैं जिसका की नाम है सिलेक्शन ग्रेड मॉड्यूल। सिलेक्शन ग्रेड मॉड्यूल में जैसा कि अभी सर ने बता ही दिया, किसी को भी आवेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आवेदन की आवश्यकता नहीं रहेगी तो आगे के एक्शन खाली देखने का आपको जो है अवसर मिलेगा। फिर भी ब्रीफ में बता देते हैं क्या और कैसे प्रोसेस चलेगी। शिक्षक आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। टीचर लॉगिन पेज ऐसे जो जनरल पेज में जाएंगे, सिलेक्शन ग्रेड का ये टैब दिख रहा है, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है वर्तमान स्थिति देखने का आएगा। अब हो सकता है आपका ड्यू ही ना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे जो है पात्रता जो है निर्धारित करना पेंडिंग है ऐसे दिखाएगा। या हो सकता है आपके बारे में ऑर्डर हो चुका है तो ऐसी क्यू आएगी, ये डिस्पैच नंबर दिख रहा है, ये का
ऑफिस का नाम जिसने ऑर्डर किया, कब ऑर्डर किया था, यहाँ ऑर्डर देखने पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपका चयन वेतनमान स्वीकृति का आदेश दिख जाएगा। आपके साथ जितने लोगों के भी होंगे सारी बातें यहाँ पर दिख जाएंगी, आपका नाम, पद नाम, आपका विद्यालय, ब्लॉक, वर्तमान ग्रेड पे कितना है, कब नया ग्रेड पे क्या होगा, कब से जो है चयन वेतनमान दिया जा रहा है, सबको प्रतिलिपि वगैरह सब ऐसे आदेश आपको दिख जाएगा, आप प्रिंट कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है, यदि आदेश हो चुका है तो ये दिखेगा, ऑनलाइन माध्यम से हुआ अगर। यदि आपकी पात्रता थी और आपके पात्रता में जो है वो आवेदन उपयुक्त नहीं पाएगा, आपको लगा कि पात्र थे हम, तो ये स्टेटस दिखेगा। क्योंकि प्रमोशन इन्होंने लिखा कि जैसे कि प्रमोशन मिल चुका, इस ऑर्डर के द्वारा आपको प्रमोशन मिला था, इतनी तारीख को आपने जो है ज्वाइन कर लिया है, इसलिए आपको जो है चयन वेतनमान दे ही नहीं है, इसलिए आपकी जो है एलिजिबिलिटी को अस्वीकार कर दिया गया आपके किसी भी कार्यालय से। तो यहाँ पर लिखा है खासकर जो है बीओ कार्यालय से ही। तो ये स्टेटस आप देख सकेंगे, दोनों ही हैं। अगर स्वीकृत हो गया तो वो यहाँ स्टेटस ये देख सकेंगे। तीसरा, आप क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी आपके जो है उस प्रकरण पर कुछ नहीं हुआ, मतलब आपकी अभी पात्रता ही नहीं है, पात्रता लिस्ट में ही आपका नाम नहीं आ रहा है। ये तो आप इतना देख सकेंगे, मतलब ऑर्डर जनरेट कर सकेंगे, अपना स्टेटस देख सकेंगे। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि ये सारी चीजों को होगा कैसे। जैसे बीओ कार्यालय का जो है पटल सहायक का लॉगिन बनाया गया, ठीक है। तो चयन वेतनमान के लिए लिस्ट बना रहे हैं, हेड मास्टर, प्राइमरी, एप्लिक, असिस्टेंट, जूनियर, इनकी इनकी लोगों की सिलेक्शन ग्रेड के लिए देख रहे हैं। तो तारीख हमने ली 5 दिसंबर 2024, हर महीने 5 तारीख की कट ऑफ डेट के लिए अनुसार ये लिस्ट जनरेट की जाएगी। जैसे सबमिट पे करेंगे ऐसे लिस्ट दिख जाएगी। ये जैसे यहाँ पर जो है चार लोग उस महीने के लिए इस कार्यालय में पात्र पाए गए किसी एक नाम पे क्लिक करेंगे आगे डिटेल देखने के लिए, तो ये इस तरीके की डिटेल दिखेगी कि किस जिले की कौन से ब्लॉक में कहाँ पोस्टिंग है, फिर किस जो है कैडर में है, किस पद पे कार्यरत है। अब क्योंकि आप जानते हैं 3 कैडर हैं विद्यालयों के शिक्षकों के संबंध में, एक तो एटी प्राइमरी का, दूसरा एसटी प्राइमरी एप्लिक एटी जूनियर का, तीसरा एसटी जूनियर का। 3 तरीके के हो गए, किसी भी ये कैडर हो गए, इसमें आए होंगे। इसमें जब 10 साल हो जाएंगे इसे किसी एक कैडर में काम करते हुए और पदोन्नति न मिलने की स्थिति में आपको सिलेक्शन ग्रेड मिलना है, तो आपको यहाँ पर जो है, ये भी हम लोगों ने सिस्टम जनरेटेड वहां से मानव संपदा में जो फीड है उससे उठाया कि जो है इस कैडर में आपने कब ज्वाइन किया। इन्होंने बताया, इनका लिखा हुआ 13 अक्टूबर 14 को ज्वाइन किया, तो अक्टूबर 24 में इनकी जो है पूरी हो चुकी है 10 साल। तो 10 सेवा में अवधि 10 साल हो चुके हैं। यहाँ पर 11, 12, 13 भी किसी दिख सकते हैं। चयन वेतनमान दे की तिथि तो 13 अक्टूबर 24 हो गई, सिस्टम से आ जाएगी अपने आप जो फॉर्म भरते थे वो फॉर्म अपने आप जनरेट हो जा रहा। सेवा में कब नौकरी ज्वाइन की थी वो आ गई 2 जुलाई 2009। ज्वाइन किस कैडर में किया था, तो एटीपीएस में किया था इन्होंने। अब आ गया कट ऑफ डेट, तो ये दिखाई नहीं, 5/12/24 को हम बना रहे हैं लिस्ट। फिर पदोन्नति आदेश, इनको पदोन्नति जो है दिखा रहे हैं कि ये मिली है, ठीक है, ये पदोन्नति का आदेश संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अगर इनको पदोन्नति हो चुकी है, ठीक है, तो सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का नहीं मिलता, भले यहाँ सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर गलत से लिखा रहता। अब पदोन्नति न चढ़ी होती तो ये हो सकता है पद भी नहीं लिखा होता, हेड मास्टर, और असिस्टेंट जूनियर, सहायक अध्यापक यहाँ पर भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखा था, तो इनका ड्यू में दिखाता। खैर, जिनके संबंध में उस कैडर में ज्वाइन करने के बाद उस कैडर के अगेंस्ट ये, क्योंकि हेडमास्टर आए थे तो 2 पदोन्नति आदेश यहाँ चढ़े होने चाहिए, एक चढ़ा इसलिए इनका पात्रता में आएगा, दोनों चढ़े होते तो नहीं आता। फिर हो सकता है कि जब हम वैल्यूएट कर रहे हैं उससे पहले ही आपका जो है मैनुअली या जो है पूर्व में ही आपका चयन वेतनमान स्वीकृत हो चुका, तो यहाँ आदेश दिखेगा उनको जो भी इसका वैल्यूएशन कर रहे होंगे। पदोन्नत हो चुकी है तो पदोन्नत आदेश दिखेगा, या यदि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई गतिमान है तो यहाँ उनको डिटेल दिखेगी उसकी मानव संपदा से उठ के। यदि पीछे कोई कार्रवाई आपके अगेंस्ट हुई थी और समाप्त तो हो चुकी लेकिन कोई दंड मिला था, ऐसा दंड जिसके वजह से जो है आपकी जो है पात्रता प्रभावित होती हो, तो वो भी दिखेगा यहाँ पे। फिर आप उनको जो है अवसर रहेगा यहाँ पे P2 देख करके जो है आपके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले लें, आपकी सर्विस बुक यहाँ से देख सकेंगे, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर के ये तो तब करा जाएगा, या अगला स्टेप बता रहे हैं तब करा जाएगा जब यहाँ पे नाम दिखेगा। जहां आपका पात्रता सूची में नाम ही नहीं आ रहा, एक कारण ऐसा भी हो सकता है। तो क्यों नहीं आ रहा होगा, तो ये येलो जो है पट्टी बनी हुई है, इसमें वो डिटेल लिखी हुई है कि क्यों नहीं आ रहा।
पात्रता सूची तैयार करने से पहले सभी का यह जांच कर लें, लिखा। मतलब कि जिनके भी नाम पात्रता सूची में नहीं दिख रहे हैं, ऐसे जो 4 हैं, कोई एक और आ गए, एक कैंडिडेट कह रहे, 5वां कह रहे जो है, आप ब्लॉक वालों को भी पता है कि 5 लोगों का डी हो रहा था, नाम तो 4 ही दिख रहे हैं। वो कैंडिडेट पे आ गए, साहब हमारे ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं स्टेटस को दिख ही नहीं रहा, हमारा तो इस महीने ड्यू था। तो इसके लिए जरूरत है कि संबंधित शिक्षक का पहली ज्वाइनिंग से लेकर के और अब तक का जिन भी कार्यालय में रहा, चाहे स्कूल में कुछ दिन का जितने दिन रहा हो, चाहे किसी कार्यालय में भी रहे हो, तो उस कार्यालय में कब ज्वाइन किया था, कब वहां से रिलीव हुए, ए स्कूल में कब गए, कब रिलीव हुए, बी में कब गए, कब रिलीव हुए, सी में, ऐसे ही सारे पूरे कार्यालयों का रिलीविंग ज्वाइनिंग की डेट एकदम सही हो, पहली चीज। दूसरा, उस रिलीविंग ज्वाइनिंग के साथ साथ रिलीव ज्वाइन कराते समय कैडर अगर बदला है तो कैडर भी सही पड़ा हो। पता लगा आप स्कूल ए से प्रमोट होकर स्कूल बी में गए, तो स्कूल ए से जब रिलीव किया जा रहा है तो कैडर चेंज करके रिलीव किया जाना है, जिससे स्कूल बी में जब ज्वाइनिंग दिखे तो परिवर्तित कैडर के साथ दिखे। उदाहरण से समझते हैं, आप सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर थे स्कूल ए में, अब आपको रिलीव किया गया प्रमोशन के कारण, तो प्रमोशन के कारण जब आपको ऑनलाइन रिलीव किया जा रहा, तो रिलीव ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, तो रिलीविंग के समय भी कैडर चूज करना है कि अब एसटी प्राइमरी आवर्लिक एटी जूनियर पर रिलीव किया गया, तो ज्वाइन कराएंगे तब एसटी प्राइमरी एटी जूनियर पर ज्वाइन कराएंगे, तो आपका दिखेगा कि हाँ इस डेट से आप इस पद के हो चुके हैं। अगर बिना पद को ध्यान में रखते रिलीविंग ज्वाइनिंग हो गई तो सिस्टम है, जहां पर वो आपका जो है दूसरा वाला पद जहां से पाएगा कि भैया पहले आप रहे हो, चाहे 16 साल एटी प्राइमरी दिख रहा हो, पता लगा हो, और लेटेस्ट वाले स्कूल में खाली एसटी प्राइमरी एटी जूनियर दिख रहा है, तो आपके पता लगा 2 दिन हुए, 2 साल हुए, 10 साल हुए, नहीं तो नहीं दिखेगा। हो सकता है फिजिकली या वास्तविकता में आपके 10 साल हो चुके हो। तो आप प्रत्येक स्कूल अथवा आपके कार्यरत रहे प्रत्येक कार्यालय और स्कूल दोनों जगहों से आपके रिलीविंग ज्वाइनिंग और कैडर और पदनाम सहित बिल्कुल सही हो, ये जब सही करा लेंगे तो पात्रता सूची में दिखने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से जिनके नाम नहीं दिख रहे हैं उनके बारे में समाधान बताया। गलत अगर किसी के दिख रहा है नाम, तो बीओ कार्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जाहिर है उसकी जो है ज्वाइनिंग डेट, मान लो ज्वाइनिंग डेट देखते हुए या कैडर देखते हुए कुछ ना कुछ डिटेल गलत है कि उसके 10 साल से ज्यादा दिखा रहा है या इस कैडर में दिखा रहा, वो डिटेल सही कर देंगे तो वाला नाम हट भी जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब फिर यहाँ पर जो है बीओ ऑफिस में क्या करेंगे, मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करने का ऑप्शन आएगा, तो इतने पॉइंट्स पे आपकी पात्रता देखी जाएगी। तो आपको भी पता रहना चाहिए कि हमारा फार्म जो है किन किन कारणों से जो है हमारी पात्रता को जो है रोका जा सकता है या आगे बढ़ेगा। तो अगर सही रोका जा रहा था तो ठीक है, गलत रोका जा रहा तो आप जो है ऑब्जेक्ट कर सकेंगे या सेवा पंजिका में तत्संबंधी करेक्शन करा सकेंगे। हो सकता है जैसे आपका चयन चयन वेतनमान आदेश किसी में चढ़ाना हो, आपके में चढ़ गया, गलत चढ़ा है, आपको तो मिला ही नहीं, या पदोन्नति आपको मिली नहीं, या कार्रवाई तो दूसरे की थी आपके में चढ़ गई, या दंड, ऐसे ही सारी चीजें। तो हम आते हैं इन प्रश्नों पे, जिन प्रश्नों के आधार पर आप पात्रता का मूल्यांकन होगा। पहला तो क्या जो है वर्तमान कैडर में 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली है, पहला। अगर वैल्यूएशन करने वालों को लगता है सही है, हाँ करेंगे, तो अगला क्वेश्चन को लेगा। अगर उन्हें लगता नहीं 10 साल नहीं हुए इस कैडर में भी, तो नहीं कर देंगे। फिर उनको रीजन भरने का ऑप्शन आएगा, जैसे नहीं किया उन्होंने तो यहाँ ऐसे जो है बॉक्स खुल जाएंगे, ये क्यों, कारण यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे कि साहब जो इनकी ज्वाइनिंग डेट मानव संपदा पे गलत दिख रही है, इन्होंने तो इतनी तारीख को ज्वाइन किया इसलिए 10 साल नहीं होते। अगर नहीं किया तो हाँ किया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुलेगा। पूछ रहे हैं क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत चयन वेतनमान स्वीकृत हो चुका है। नहीं कहा तो अगला क्वेश्चन आएगा, हाँ कह दिया अगर तो वही पूछ लेगा चयन वेतनमान का आदेश और पत्रांक। हो सकता है सेवा पंजिका में नहीं चढ़ा हो तो चढ़ाने का, जब ये ऐसा वाला मैसेज सबमिट करेंगे तो जो है संबंधित बीओ कार्यालय में मैसेज भी दिखेगा, इसको संबंधित कर्मी की मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कराएं। अगर चयन वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन खुलेगा, क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित को जो है पदोन्नति मिली है, हाँ नहीं करना पड़ेगा। नहीं मिली है तो आगे बढ़ेंगे तो माना जाएगा आगे चयन वेतनमान देने पर विचार किया जाए, आगे बढ़े। अगर हाँ मिली है तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखिए इन्होंने कहा हाँ मिली है, तो कह रहे हैं क्या कार्यभार ग्रहण किया था, कह रहे हैं हाँ किया भी था। नहीं भी करेंगे तब भी एक ऑप्शन खुलेंगे, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि वाला कॉलम नहीं खुलेगा, ये तब भी खुलेगा, आदेश संख्या कब पदोन्नत हुई थी, किस पत्रांक से और किस डेट में हुई थी, और यहाँ कारण भी लिखते हैं और सबमिट कर देंगे।
जैसे सबमिट करेंगे मैसेज आ जाएगा कि जो है इनकी जो है पदोन्नति की डिटेल मानव संपदा पोर्टल पर भी अपडेट करें। सर्विस हिस्ट्री के सेक्शन में अपडेट होते हैं सब। खैर, यदि पदोन्नति भी नहीं मिली कह दिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट करने के लिए कि क्या कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है। हाँ नहीं कहना है। नहीं कह रहे हैं तो आगे बढ़ेगा। अगर कह रहे हैं हाँ, हो सकता है कट ऑफ डेट बन गई और मतलब जो है अभी 10-5 दिन में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई हो, मानव संपदा आप नहीं लिख पाए तो इस वाली जगह पे तो लिख के नहीं आया सक्रिय अनुशासनात्मक कार्रवाई, लेकिन उनके संज्ञान में है तो हाँ करेंगे और यहाँ पे डिटेल दे देंगे कि इस पत्रांक के द्वारा ये कार्रवाई गतिमान है। वहां भी मैसेज वही हर बार आता रहेगा सर्विस, ये इसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में उनको अपडेट करना होगा। फिर पूछेंगे अगर कार्रवाई भी कोई नहीं चल रही है, फिर पूछेंगे क्या कर्मचारी को 10 साल के अंदर ऐसा कोई दंड मिला है जिसके कारण वो चयन वेतनमान के लिए अयोग्य ठहराया जाए। नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेगा। अगर हाँ कर दिया तो कौन सा दंड मिला किस पत्रांक से वो कैप्चर कर लेंगे। फिर मैसेज आएगा सर्विस बुक में जो है सर्विस हिस्ट्री के सेक्शन में एंट्री करें। अगर ऊपर के प्रश्नों का जवाब जो है इस प्रकार जैसा बात की वैसा रहा, फिर अगला पूछ रहे हैं क्या वर्तमान कैडर में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत से 10 वर्ष की अवधि के बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अर्थात लीव विदाउट पे तो नहीं लिया गया। अगर लिया गया है तो हाँ करेगा तो पत्रांक और कब से कब तक छुट्टी ली थी ये पूछेगा। ये भी मानव संपदा पर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर हाँ कहते हैं तो जितने साल या जितने महीने जितने दिन असाधारण अवकाश स्वीकृत हुआ उतने दिन से वो चयन वेतनमान डिफर्ड हो जाएगा। मान लो 6 महीने का लिया था तो 6 महीने बाद मतलब 10 साल 6 महीने जब हो जाएंगे कैडर में आने से तब पात्रता वाले लिस्ट में दिखेगा, फिर उन पे एक्शन हो सकेगा। अगर कह रहे नहीं इन्होंने कोई असाधारण अवकाश नहीं लिया अर्थात 10 साल भी सेवा में संतोषजनक हो चुके हैं, चयन वेतनमान नहीं मिला, पदोन्नत नहीं मिली, विभाग की कार्रवाई नहीं चल रही है, पीछे कोई ऐसा दंड भी नहीं मिला जिससे चयन वेतनमान ना दिया जा सके और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी 10 साल में नहीं ली, सबमिट करेंगे तो पात्रता सूची में ऐसा नाम दिखने लगेगा। जिनका नहीं दिखेगा वो यहाँ पे है। फिर पात्रता सूची अगले लेवल पे जाएगी। इवेल्युएट होते होते आपका फाइनली जो है जब मतलब बीओ कार्यालय से जाएगा एओ ऑफिस में, एओ ऑफिस से बीएसए साहब के कार्यालय में, जब वहां से जो है अप्रूव हो जाएगा तो आपको आदेश जो है वो जैसा कि अभी ऊपर दिखाया था हमने आपको यहाँ पर वर्तमान स्थिति में, यहां से आप देखें पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड कर सकेंगे, सभी जगह ये आदेश दिखेगा। इतनी सी बात थी सिलेक्शन ग्रेड के संबंध में कि कार्रवाई तो दूसरों की करनी है लेकिन आपको स्टेटस अपना पता रहे या आपका आपके साथ क्या क्यों हुआ होगा ये आपको पता रहना चाहिए। इस संबंध में जो भी सिलेक्शन ग्रेड के संबंध में दिए जाने में जो भी कमियां होंगी वो सेवा पंजिका सेवा इतिहास से संबंधित होगी। एडिशनल किसी को किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। जिसको भी ऑब्जेक्शन होगा वो सेवा पंजिका ही अपडेट कराएंगे और उसी के क्रम में निर्णय होगा। तो इस तरीके से हमारा ये चौथा मॉड्यूल था। अब हम चलते हैं अपने अंतिम और 5वें मॉड्यूल की तरफ। 2 मिनट का 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं जरा। तो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पर बात करेंगे जो कि है नोटिस निर्गमन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का निस्तारण। आप जानते हैं इसे भी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन कर दिया गया है तो प्रत्येक स्टेप को ध्यान से सुनते और समझते चलेंगे। आप लोग पसंद इसके लिए भी जब एम्प्लॉय अपनी जो है लॉगिन करेंगे होम पेज पे ये जनरल ऑप्शन में नीचे दिखेगा
सेपरेट टैब में ड्रॉप डाउन में नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, इस पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट पेज ये खुलेगा, लिंक है ग्रुप में। यहां पर आपको जो देखना है, व्यू नोटिस अगेंस्ट यू, जिसके संबंध में एम्प्लॉय को जवाब देना है वो इस वाले टाइप में दिखेगा। ऐसा पेज खुलेगा। इस लास्ट वाले ऑप्शन व्यू नोटिस अगेंस्ट यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा। यहां डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। यहां पर आपको दिखेगा उसका रेफरेंस नंबर, किस कारण से नोटिस दी गई है, किसने नोटिस दी है, नोटिस का डिस्क्रिप्शन, ये जो कुछ लिखे हैं वह हैं शब्द अक्षर, ये सही से पूरा जो है पठनीय रूप में और समझने के रूप में लिखा होगा। जैसे व्यू नोटिस पे क्लिक करेंगे, यहां से व्यू नोटिस पे क्लिक करके आप नोटिस देख सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे, और रिप्लाई पे क्लिक करके उसका रिप्लाई दे सकेंगे। व्यू नोटिस पे क्लिक किया जैसे ही, तो ऐसे आपको इस फॉर्मेट में जो नोटिस की सीरीज, यहाँ किनको नोटिस इशू हुई, किस कारण से, किनके निर्देश पर, और ये नीचे जारी किया जाता है। यहाँ जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसकी जगह 1 2 3 सारे जो है पॉइंट लिखे होंगे जिस संबंध में जो है नोटिस है। ओके, इन्होंने नोटिस निर्गत की, यहाँ पर डिटेल निर्गतकर्ता कार्यालय का नाम और अधिकारी का यहाँ पे डिटेल दिखेगी। ये नोटिस का रेफरेंस नंबर या नोटिस का डेट यहाँ पे दिखेगा आपको। नेक्स्ट, जब आपने नोटिस का भली भांति अध्ययन कर लिया, आपने जवाब देने की तैयारी कर ली, सब कुछ तैयार कर लिया, तब आपको ये जो है नोटिस रिप्लाई वाले, इस वाले रिप्लाई बटन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको जो है रिप्लाई के यहां पर टाइप कर सकेंगे आप, और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगता है कुछ जो है अपलोड करने हैं तो यहां से जो चूज फाइल, एक ही पीडीएफ अपलोड होगी, जो भी पेज उसमें लगाने लगा सकते हैं आप। यहाँ पर डिटेल में आप पॉइंट वाइज जवाब दे सकेंगे। 10-12 लाइनें लिखने का आराम से ऑप्शन दिया गया है। इतना इतना लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जो है हमको पीडीएफ तो ढूंढनी है अभी, साक्ष्य साक्ष्य तो अभी नहीं है, लिख लिया कुछ आधा, आप चाहते हैं सेव हो जाए, दूसरा काम आ गया तो सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे, तो उतना लिखा आप जब दोबारा आएंगे तो भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब फाइनली जो है जवाब भी पूरा लिख लेंगे, संलग्नक भी अपलोड कर देंगे, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ये जो है आपका नोटिस का रिप्लाई सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके उच्च अधिकारियों के पास दिखेगा, उन्हें ये एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे वो, तो देख सकेंगे आपके नोटिस का रिप्लाई, उसके बाद एक्शन लेंगे उस रिप्लाई पे कि उसको जो डिसाइड करना है नोटिस नोटिस के प्रकरण को, या उसमें कोई क्वेरी है। एक बार वो क्वेरी लगा सकेंगे, क्वेरी पे क्लिक करेंगे अगर, तो इस तरीके से जो है वो अपनी क्वेरी लिखेंगे कि क्या आपसे और जानना चाहते हैं एडिशनल, वो सेव कर देंगे तो आपके लॉगिन पे पुनः दिखने लगेगा। वैसे ही आएंगे आप नोटिस अगेंस्ट यू और डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, वहां पर जो है लिखने लगेगा कि आपकी जो है ये क्वेरी की गई है। वहां से क्वेरी आपने खोला, क्वेरी क्वेरी देख ली, यहाँ पर ये लिखा है क्वेरी की ये लाइन लिखी होगी, यहाँ पे टेक्स्ट में फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा एडिशनल जानकारी आपसे क्या चाहिए गई। अब क्वेरी के रिप्लाई पे क्लिक करेंगे आप तो क्वेरी का रिप्लाई दे सकेंगे, यहाँ पर आप अपनी पूरी बात को लिख सकेंगे। 200 शब्द तक की इसमें भी अवसर दिया गया, सेव कर देंगे, आपका क्वेरी का रिप्लाई हो जाएगा। फिर जो आपके जो है जहां नोटिस पर डिसीजन लिया जाना है वो एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो उन्हें कुछ ऐसा दिखेगा। क्वेरी तो कर चुके हैं एक बार, क्वेरी वाला बटन डिसेबल रहेगा, उन्हें डिसीजन ऑन नोटिस का बटन दिखेगा। वो क्या करेंगे, आपके स्पष्टीकरण से सहमत हैं, सहमत हो गए अगर तो प्रकरण को समाप्त करें बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। उससे सहमत नहीं है आपके उससे, तो प्रतिकूल प्रविष्टि दें पर क्लिक करेंगे, तो प्रतिकूल प्रविष्टि का ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। वो चेतावनी दे पे क्लिक करेंगे तो चेतावनी का आपके लिए ऑर्डर निर्गत हो जाएगा। वो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। या उन्हें लगता है कि इन चार में से वो विकल्प प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है नियमों, शासनादेशों, नियमावली के आलोक में, तो वो इस संबंध में कार्रवाई है तो अग्रसारित करेंगे पर क्लिक करेंगे, और उनके ठीक एक लेवल ऊपर के अधिकारी पर प्रकरण अग्रसारित हो जाएगा। तो पहले नंबर पे जैसे उन्होंने किया हो प्रकरण समाप्त करें पे क्लिक, ठीक है, ये तो लिख दिया कार्रवाई हो अग्रसारित करे वाले पर उन्होंने क्लिक किया, उन्होंने निर्णय लेना, उन्होंने समझा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में बाकी के पहले वाले चारों बटन नहीं आएगा, तो उन्होंने जो है कार्रवाई तो अग्रसारित करे वाले पे कारण लिख देंगे कि क्या क्या इनका पाया गया, अपना रिकमेंडेशन और सारा को लिखते सेव कर देंगे,
उनके ठीक ऊपर दिखने लगेगा, अर्थात बीओ साहब अगर करेंगे तो बीओ साहब को दिखने लगेगा उनके लॉगिन पे। सेव कर देंगे, यहां से आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यदि उन्होंने पाया कि जो है स्पष्टीकरण से सहमत हैं और कोई दोष नहीं पाया आपका, तो स्पष्टीकरण से सहमत होने की स्थिति में तद द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है। इस तरीके का ऑर्डर निर्गत हो जाएगा, आप भी प्रिंट कर सकेंगे, आपको भी पता रहेगा हमारे जो हमको नोटिस इशू हुई थी उस पर निर्णय हो गया हमारा, अब कोई पेंडेंसी हमारा संबंध नहीं बची। ये आप देख सकेंगे। और ऑर्डर किनके द्वारा निर्गत किया गया, ऑर्डर का नंबर और डेट, ये सब दिखेगा। इसी तरह यदि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्णय लिया गया तो ये देखिए, निष्कर्ष में प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए तद द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट, इसी तरह चेतावनी प्रदान करते हुए समाप्त किया जाता है। अब 4 बटन का बता दिया, 5वीं बची जो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करें, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो उनके सामने ऐसे 2 ऑप्शन खुलेंगे। एक कार्रवाई होती है नियम 10(2) के अंतर्गत, जिसमें निलंबन की आवश्यकता नहीं होती है, न जांच अधिकारी की आवश्यकता होती है। आपको सीधे यहाँ से जो है जवाब, आपको जो है यहाँ से चार्जशीट अपलोड करके दे देंगे। और जैसे ये सारी भर के और स्टार्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। आप यहीं पे नोटिस अगेंस्ट यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमारे संबंध में अब उस नोटिस के क्रम में हमारे खिलाफ तो जो है विभागीय कार्रवाई, अनुशासन कार्रवाई शुरू हो गई। डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप, तो इस तरीके से यहाँ चार्जशीट डाउनलोड करने योग्य फॉर्मेट में दिखने लगेगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, अपना जवाब लिख लेंगे। जवाब जब लिख लेंगे तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट में भी लिख सकेंगे, यहाँ साक्ष्य और जवाब जो है अपना जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण चूज फाइल करके वो पीडीएफ को अपलोड करके और सेव कर देंगे। इसके बाद आपका जवाब आपके उच्च अधिकारी के पास दिखने लगेगा। वो जो है आपका पहले का जो है दिख ही रहा उनके पास नोटिस का जवाब, ये जवाब उन्होंने पढ़ लिया, चार्जशीट में क्या आरोप लगाएंगे वो देख लेंगे और निर्णय हो जाएगा कि जो है क्या जो है आरोप अपुष्टित पाए गए और डिस्पोज करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर आदेश जनरेट हो जाएगा समाप्त होने का। यदि जो है उनको लगता नहीं आरोप तो सही पाए गए, आरोप पुष्टित और शास्ति आरोपित, तो दंड दे देंगे। दंड कौन सा देंगे उसको लिखते हुए और पत्र जो है अपलोड कर देंगे, फाइनल ऑर्डर, ये थे इनके ऊपर आरोप और पुष्टित पाए गए, इनको ये दंड दिया जाता है। ऑर्डर यहाँ जो अपलोड कर देंगे और सेव कर देंगे तो नेक्स्ट पेज ऐसा खुलेगा, यहाँ पर उनको जो है दंड भी यहाँ चुनना होगा जब ऑर्डर करने के लिए। ये आरोप पुष्टित शास्त्र आरोपित, तो किस टाइप का माइजर में माइनर या मेजर पेनाल्टी दी है वो लिखना है उनको, और जो है यहाँ ऑर्डर अपलोड कर देना है। सेव करेंगे तो इस तरीके से दिखने लगेगा कि इनको जो है आरोप पुष्टित है और शास्त्र आरोपित की गई और ये दंड दिया गया। यहाँ से ऑर्डर जो है डाउनलोड करने लग सकेंगे। ये ऑर्डर जो है एम्प्लाई की और सबके एम्प्लाई या जो है स्वीकृत करता और सबके लेवल पे जो है डाउनलोड किया जा सकेगा। इस तरीके से इस कार्रवाई का भी ऑर्डर आपको अपने आप मिल जाएगा। और ऐसा फाइनल ऑर्डर होते ही आपको जैसा कि बताया था अलग अलग लेवल पे एसएमएस आएगा, तो यहाँ पे जैसे ऑर्डर होगा आपको एसएमएस भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया 2 तरीके के आपको दिखाया था ना डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में, ये अब नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई। नियम 7 के अंतर्गत जब कार्रवाई होती है तो इसमें जो है जांच अधिकारी की नियुक्ति का भी प्रावधान है, तो थोड़ा सा नियम 10(2) से डिफरेंट। तो इसमें नियम 7 के अंतर्गत जब कार्रवाई होती है तो जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। साथ ही में जो है ऐसी कार्रवाई निलंबन के साथ अथवा बिना निलंबन के हो सकती है। तो ये है नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई में। फिर यहाँ पे एक्शन टाइप यहाँ पर चूज करेंगे कि निलंबन के साथ करना है कि बिना निलंबन के। फिर जो है क्या जो है कोई जो है आपराधिक कार्रवाई भी इनके प्रति गतिमान है, यस नो कर देंगे। यहाँ पे जांच अधिकारी चुनना होगा, उनको जांच अधिकारी बना देंगे। खैर जांच अधिकारी बना देंगे जिनको भी बनाया उन्होंने। उसके बाद यहाँ चार्जशीट अपलोड कर देंगे, एक ही बार में कर सकेंगे, अगले राउंड में वो कर सकेंगे। यहाँ चार्जशीट नंबर क्या है वो सब कर सकेंगे, वो आपकी जानकारी के लिए उनका रोल है। फिर जो आईओ जो हैं जो आपके जांच अधिकारी बनाए गए हैं उनका रोल होगा वो चार्जशीट आप डाउनलोड करके आपको रिसीव करा दें। जब आपको चार्जशीट जो है वो रिसीव करा देंगे, ठीक है, आप जान ही जाएंगे, मैसेज आपको आएगा ही, जब डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू होगी तब भी आपको आ जाएगा, आप जान जाएंगे। आप जो है चार्जशीट डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से और अपना उत्तर लिख लेंगे, संबंधित जो है साक्ष्य संलग्न एकत्र कर लेंगे, पूरा जवाब जब कर लेंगे तो यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड करके सेव कर देंगे। आपका उत्तर जो है सबमिट हो जाएगा जांच अधिकारी के पास। जांच अधिकारी का काम होगा जांच रिपोर्ट जो है बना के भेज देंगे और उसके बाद जांच
रिपोर्ट जाने के बाद जो आपके अनुशासनिक अधिकारी, जो कि नियुक्त प्राधिकारी ही होते हैं, जो शिक्षक के केस में भी एसए साहब होंगे, वो उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और जैसा भी स्टेटस उनको लगेगा, जांच अधिकारी ने कहा कि नहीं आरोप सिद्ध नहीं हुआ, सहमत हो गए, तब तो जो आरोप से विमुक्त और आर्डर जनरेट हो जाएगा सेव करते ही। अगर असहमत हैं तो असहमत होंगे, अगर या हो सकता है कि जो आरोप सिद्ध हुआ और सहमत हो गए तो फिर दंड वाली बात आ गई। आंशिक रूप से सिद्ध हुआ तब भी दंड की बात हो गई सहमत की स्थिति में। असहमत की स्थिति में ये 3 ऑप्शन उनके सामने होंगे, या तो उसी जांच अधिकारी से दोबारा जांच कराएंगे या कोई और जांच अधिकारी नियुक्त कर देंगे, अथवा आपको सीधे कुछ जो है क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, उसका जवाब मांगेंगे। यहाँ पे जो है अतिरिक्त जानकारी जो चाहते हैं लिखा होगा, जिसके पास भी के लिए भी कहेंगे उसके पास चला जाएगा सेव करते ही। यदि आपसे मांगा गया तो आप जवाब दे देंगे। और यदि सहमत है कि आरोप सिद्ध हुआ या आंशिक सिद्ध हुआ, सहमत की स्थिति में जाहिर है दंड के लिए जो है कार्रवाई करनी है, तो उससे पहले प्रोसीजरल है कि संबंधित एम्प्लॉय को अवसर दिया जाता है कि जो है उसके संबंध में अपनी बात को फिर से एक बार रख सकें, क्योंकि जांच अधिकारी ने क्या निष्कर्ष निकाला अलग है, अब जो है आपके नियुक्त प्राधिकारी या अनुशासन अधिकारी जो है निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं। तो अभ्यावेदन है तो अवसर दिया, अभ्यावेदन है तो अवसर देंगे, तो फिर आपके पास जो है दिखने लगेगा, एसएमएस भी आएगा। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि क्या किस बिंदु पे और एडिशनल जानकारी वो चाहते हैं आपके जो है नियुक्त प्राधिकारी। तो आप अपना जवाब लिख के और साथ से संलग्न करते हुए पीडीएफ यहाँ से अपलोड करके सेव कर देंगे। ऐसा जवाब जब सेव कर देंगे फिर जो है आपके अनुशासनिक अधिकारी के पास दिखने लगेगा, वो अपना निर्णय ले लेंगे कि जो है आरोप नहीं पुष्ट होते हैं, ऐसे डिस्पोज कर देंगे। आरोप पुष्ट होते हैं, कोई दंड देना है, दंड देना कौन सा, लघु दंड देना, दीर्घ दंड देना कौन सा, और आर्डर जो है जो मैनुअली करेंगे उसको यहाँ पर डिस्पैच्ड आर्डर अपलोड कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव करते ही ये आर्डर आपका जो है यहाँ पर दिखने लगेगा। ऐसा आर्डर जो है ऑफिस में भी दिखेगा, आपके लेवल पे भी दिखेगा, बीओ और एओ साहब के यहाँ भी दिखेगा। आप यहाँ डाउनलोड कर लेंगे और ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। इस प्रकार से जो है जब जब आप जो है अपने जो है व्यू नोटिस अगेंस्ट यू खोलेंगे तो ऐसे सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ फाइनल ऑर्डर हो जाएगा, ऐसे डाउनलोडेबल पीडीएफ का फॉर्मेट दिखेगा। अदरवाइज यहाँ डिटेल्स जहाँ दिख रही है, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, कहाँ पहुंच गया, जैसे इस प्रकरण में आपका जो है रिजेक्ट कर दिया गया उसको, ठीक है। शुरुआत में ही यह है आपका डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग 10(2) के अंतर्गत शुरू हुई, यहाँ डिपार्टमेंटल नियम 7 के अंतर्गत चल रही है, ठीक है। और जहाँ पेंडिंग हो गई या रिप्लाई जाना है या यहाँ स्टेटस बदलते रहेंगे, आपको कौन सी आईडी थी उस